हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे L2A एकेडमी सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हमारा एम है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज कवर करना। इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी पॉइंटर्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। एवरी चैप्टर वाइज हमें देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स से ओरिएंटेड इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और मेन से ओरिएंटेड की क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन सबकी स्टडी करेंगे। प्लस हम इसके अंदर पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट हैं प्री प्लस मेंस, वो सब के सब हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 1। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के टीएमएच की हार्ड बुक ले लें और उसके अंदर साथ साथ हमारे साथ साथ चलते जाएं और अपने पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाएं ताकि आपको आगे जाके रिवीजन के अंदर एकदम आसानी हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन पॉलिटी का? पॉलिटी का इंपॉर्टेंस कोई भी स्टेट के अंदर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस कोई भी स्टेट के अंदर ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिससे पूरा सिस्टम गवर्न होता है। इसको बनाने के लिए इंडिया के अंदर भी बहुत सारे एफर्ट हुए। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे इवोल्व हुआ। इवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इंडियन पॉलिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले हम एक ब्रीफ के अंदर इस चैप्टर के बारे में पढ़ाई करते हैं। ब्रीफ के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे किंग रूलिंग होती थी। किंग अलग अलग जगह पे अलग अलग किंग रूल किया करते थे। जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर क्या है, पूरे इंडिया के अंदर नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर मुगल हुआ करते थे। उसके बाद में क्या आएंगे, किंग्स रूल किया करते थे। किंग्स के अंदर दिक्कत क्या थी? किंग के रूल के अंदर क्या है, किंग की अपनी विश के अनुसार ही रूल हुआ करता था। उस टाइम पे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन टाइप नहीं था। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर फॉरेन पावर्स आई। फॉरेन पावर के अंदर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, फिर बाद में आएंगी ब्रिटिश क्राउन का रूल आएगा। ब्रिटिश क्राउन का रूल आएगा। ब्रिटिश क्राउन के रूल के बाद में हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होगा। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइम टू टाइम कौन कौन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, इन रेगुलेटिंग एक्ट्स का आज की डेट में क्या सिग्निफिकेंस है और इन एवरी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर आने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1757 के अंदर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके वॉर के अंदर विन किया और अपना स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर ने स्टेट्स, बंगाल के स्टेट को रूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अधिकार सारे के सारे ले लिए। इसके अंदर इनको दीवानी राइट्स मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को। आज हमारे पॉलिटी के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ पे रूल किया, इस रूल के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन स्टार्ट हो गया था। करप्शन स्टार्ट होने के कारण और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल करने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस सब कुछ होने लग गया। इस मिस गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, जितने भी ब्राइबरी, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले स्टार्टिंग में रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मेन पर्पस क्या था? रेगुलेट करना किसको? रेगुलेटिंग एक्ट का मेन पर्पस था रेगुलेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज जो इंडिया के अंदर चल रही है। उसको रेगुलेट कौन कर रहा था? रेगुलेट कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 के अंदर एक एक्ट लेके आएगा। 1773 के अंदर एक्ट लेके आएगा जिसके अंदर वो स्टार्ट करेगा रेगुलेट करना कंपनी के अफेयर्स को। ये टेंडेंसी स्टार्ट होगी 1773 के अंदर, फिर बाद में 1781, फिर बाद में 1833 और 1857 तक ये ऐसे ही चलेगा।
1857 में ऐसा क्या हुआ, यहां तक ये ब्रिटिश क्राउन इसको रेगुलेट करना स्टार्ट करेगा, एंड में 1833 तक आते आते ये सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। फिर सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी आने के बाद 1857 1858 के अंदर रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट के बाद में क्या डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की पॉलिटी के अंदर स्टार्ट होने लग जाएगा। अब हम देखते हैं एक एक रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, हर ईच रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए या फिर अलग जितने भी एग्जाम हो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी 1600 के अंदर एज ए ट्रेडर आएंगे। ट्रेडर आने के बाद में इनके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे इंडिया के अंदर, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट, प्योरली ट्रेडिंग राइट थे। लेकिन 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इनके पास दीवानी राइट्स भी आने लग जाएंगे। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है, आपको रूल करने की पावर मिल गई, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर आ गई। इस दौरान 1764 से लेके आगे करप्शन बढ़ने लग जाएगा। इस करप्शन के कारण क्या है, बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी फैलने लग जाएगी। कहां पे, ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको अब रेगुलेट करना स्टार्ट करेगी। रेगुलेट करने के लिए फिर बाद में रेगुलेट करेगी, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे 1858 तक। फिर बाद में डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाएगा। डायरेक्ट क्राउन रूल आने के बाद में क्या है, क्राउन अपने अकॉर्डिंग न्यू न्यू रूल्स बनाएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी रूल। इसके अंदर हमने सब डिवीजन कर रखा है। सबसे पहले हमने सब डिवीजन किया है कंपनी रूल। कंपनी रूल कब था और ब्रिटिश क्राउन का रूल कब था। 1773 से लेके 1858 का जो टाइम था, टाइम पीरियड, इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट कर रही थी हर चीज को। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी यहाँ पे इंडिया के अंदर। लेकिन फिर बाद में 1857 की म्यूटिनी होने के बाद में, सिपाही म्यूटिनी हो गई, विद्रोह हो गया 1857 के, उसके बाद में क्या, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा रूल स्टार्ट हो जाएगा, क्राउन रूल। 1773 से 1858 तक क्या चलेगा, कंपनी रूल, फिर क्राउन रूल। अब इस रूल के अंदर कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, हम सबसे पहले उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कंपनी के अफेयर को। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्यों रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, रेगुलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इनके बहुत ज्यादा मिस गवर्नेंस, बहुत ज्यादा ब्राइबरी लेने लगे, बहुत ज्यादा करप्शन फैल गया था। इस कारण से इनके पास क्या, बहुत ज्यादा मोनोपोली इकट्ठी हो गई थी। इन सबको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन क्या बनाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट बनाएगा। फर्स्ट टाइम, ये क्या, फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड इट, इन्होंने सबसे पहले अलग किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी। फिर वन इन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। आज के इंडिया के अंदर जो भी फाउंडेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हर चीज की फाउंडेशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी देखते हैं हम। इसने क्या किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम इसको इनवाइव किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। इन्होंने एक पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या बोला, आप आज से इस पोस्ट का नाम चेंज हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के अंदर या फिर कोई क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से बना है। तो ये है 1773 का। फिर बाद में इसने क्या किया, इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए इन्होंने 4 आदमियों की काउंसिल बनाई। फिर बाद में फर्स्ट सच, इसके अंदर एक और क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट सच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द लॉर्ड वारेन हास्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल थे हमारे बंगाल के। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हमने पहला पॉइंट कवर किया है। इसके अंदर हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले पोस्ट थी उसको इन्होंने नेम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। दूसरा, पहली बार इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 4 मेंबर की बनाई जो उनको असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तीसरा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट मेड द गवर्नर। अब आपको इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी नॉलेज साथ में होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की क्या नॉलेज होनी चाहिए, 1773 का टाइम जो था, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के पास, ब्रिटिश इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी, एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। तो तीनों अलग अलग डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली फंक्शन किया करती थी। अब क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे एंड मद्रास presidency were subordinate to the governor general of Bengal. Unlike the earlier, they are independent of one another. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल अलग अपना फंक्शन करते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे अलग अपना फंक्शन करते थे, प्लस गवर्नर ऑफ मद्रास अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया करते थे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने इन्होंने कह दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही रेगुलेट करेंगे, किसको, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। ये सबऑर्डिनेट्स होंगे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। पहले अर्लियर दे आर इंडिपेंडेंट। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा 1773 के एक्ट के अंदर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर इंक्रीज कर दी और मद्रास, बॉम्बे और बंगाल तीनों इसके सबऑर्डिनेट बना दिए। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की टेंडेंसी स्टार्ट हो गई। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा। तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अब आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया वॉरेन हॉस्टिंग को, प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में मद्रास प्लस बॉम्बे आपने कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या, जुडिशियल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट किया इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहां पे ओपन हुआ, इन्होंने सबसे पहले स्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट कहां पे, कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। इसके अंदर चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज की डेट में हम इंपॉर्टेंस देखें तो बंगाल का जो हाई कोर्ट है ये उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ था वो वाला है, प्लस इसने जुडिशियल सिस्टम का फाउंडेशन इंडिया के अंदर स्टेब्लिश कर दिया। इससे पहले क्या होते थे, इसके अंदर कास्ट पंचायत हुआ करते थे, अलग अलग किंग्स के अलग कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन्होंने अब स्टेब्लिश कर दी है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। इसका फोर्थ पॉइंट ये है, इसके अंदर इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब। इन्होंने कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबको प्राइवेट ट्रेड या ब्राइबरी या भी प्रेजेंट्स लेने के लिए प्रोहिबिट कर दिया। इसका आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेवेंस है, आज हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको सिविल सर्विस कोड रूल से रेगुलेट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड यहीं से आया है। ठीक है, तो इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स को ब्राइबरी लेने से, प्रेजेंट्स लेने से। तो ये तीसरा, चौथा पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एक नया प्रोविजन लेके आए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने बोला कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, किस चीज के लिए, रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स के लिए और मिलिट्री अफेयर के लिए इन इंडिया के अंदर जो भी हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज करी, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी हो। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए जो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर और मिलिट्री अफेयर इन इंडिया के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इन सब चीज की आपकी रिपोर्टिंग करनी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के एक्ट के अंदर हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। फिर बाद में हमने क्या देखा, सेकंड क्या, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। इन्होंने बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसके सबऑर्डिनेट किसको बना दिया, मद्रास और बॉम्बे को। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में अब प्रोविंसेस आने लग गए जो कि पहले इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते थे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने जुडिशियल सिस्टम की इंडिया के अंदर शुरुआत कर दी। इंडिया के अंदर जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट बना। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। इट प्रोवाइड द सर्वेंट, सर्वेंट जो भी होंगे कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्होंने फोर्थ पॉइंट बनाया।
फिफ्थ पॉइंट क्या बनाया इन्होंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ। आज जैसे कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इन्होंने उसी टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, जो ये रिपोर्ट किसको करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ये 5 पॉइंट आपको समझने हैं और फिर बाद में इनको लर्न करना है। आप ये सभी हाईलाइट कर लें, अपनी जो भी हार्ड कॉपी ले लें। एक लक्ष्मीकांत की ये जो कि मस्ट बुक है आपके लिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1781 का अमेंडिंग एक्ट क्या था। 1781 के अंदर अमेंडिंग एक्ट लेके आए जो कि 1773 का एक्ट था। 1773 का एक्ट एक बहुत जल्दबाजी के अंदर एक्ट लेके आए रेगुलेट करने के लिए। अब इस एक्ट के अंदर जो भी कमियां थी, इन सबको कमियों को ये दूर किससे करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1781 से। अमेंडमेंट जो लेके आए, रेक्टिफाइड द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है इसके फीचर्स, क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1781 के एक्ट के फीचर्स क्या हैं हम देखेंगे। 1781 के एक्ट के फीचर्स ये था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बनाने के पीछे इनका जो पर्पस था वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म करने लग गया। तो इन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसके थ्रू सारे जितनी भी पोस्ट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इन सबको एग्जेम्प्ट किससे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की पावर से इनको एग्जेम्पशन दे दी यदि वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी कुछ कर रहे हैं तो। देखें, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जो 1773 के एक्ट से बने थे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया किससे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। यदि वो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को भी एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द ऑफिशियल एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एक्शन इन ऑफिशियल एक्शन। यदि आप कोई भी ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। ये एग्जेम्पशन देने का इसलिए पर्पस था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट इससे हार्म हो रहे थे। थर्ड प्रोविजन इसके अंदर क्या था, एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर। जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर थे, दीवानी राइट जो इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर लिए थे, इन सभी को इससे एक्सक्लूड कर दिया किसके ज्यूरिसडिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, ताकि इनके रेवेन्यू इंटरेस्ट कभी हार्म नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट इनकी इंटरफेरेंस नहीं करे। किसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करने में, ठीक है। इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इनहैबिटेंट। सुप्रीम कोर्ट को क्या ज्यूरिसडिक्शन मिला, इनहैबिटेंट, जितने भी लोग कलकत्ता के अंदर रह रहे हैं उनको रेगुलेट करेगा। प्लस ये कैसे रूल कैसे, सुप्रीम कोर्ट कैसे रूलिंग कैसे देगा, इन्होंने कहा यदि पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ के केस के अंदर हिंदूज का तो हिंदूज पर्सनल लॉ फॉलो होंगे, मुस्लिम के मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कहां जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। तो अमेंडमेंट एक्ट 1781, अमेंडमेंट एक्ट 1781 के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने क्या देखे, इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर दी, किसके ऊपर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर, कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर, जिनको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। प्लस सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इन्होंने कह दिया पर्सनल लॉ को कैसे, इन एविडेंस ऑफ कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर रहने वाले लोगों को कैसे आप ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कैसे आप है ना जस्टिस कैसे देंगे, जस्टिस देंगे हिंदुओं को हिंदू लॉ के अनुसार, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के अनुसार। प्लस इन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट, अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कहां पे जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। ये वाले प्रोविजंस ये लेके आए। तो हमने देखा 1781 के एक्ट के अंदर क्या है, इन्होंने एक ही काम किया, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर जो कलकत्ता के अंदर इन्होंने 1773 के अंदर स्टेब्लिश किया था उसकी पावर इन्होंने कम कर दी और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ही क्या जाएगी, अपील अथॉरिटी बना दी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए 1773 का एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ये जनरल एक अमेंडमेंट ही था। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक आदमी का नाम है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, तो इसके कारण पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। इट्स इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, सबसे इंपॉर्टेंट है 1781 के अंदर। कौन से ईयर के अंदर आया था, 1781 के अंदर। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे पिट्स इंडिया एक्ट के। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने कंपनी को रेगुलेट करने की डायरेक्शन में सेकंड एक
एक्ट लेके आए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने क्या कहा, इसने बोला कंपनी के दो अफेयर हैं, एक तो कॉमर्शियल अफेयर है, एक पॉलिटिकल अफेयर है, इनको अलग किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि हम हिस्ट्री के अंदर देखें 1780 तक, 1784 तक आते आते इन्होंने बंगाल के ऊपर अपना विक्ट्री हासिल कर ली थी, प्लस मैसूरू स्टेट के अंदर यहाँ पे इन्होंने अपना, मैसूर के अंदर भी इन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल कर ली थी, प्लस इनके स्ट्रगल चल रहा था मराठाओं के साथ, मराठाओं के साथ इनका स्ट्रगल चल रहा था। तो इस टाइम पे इन्होंने, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये सोच थी कि कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर को अलग किया जाए। कॉमर्शियल मतलब रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड, रेवेन्यू मतलब डे टू डे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो भी हैं, प्लस पॉलिटिकल अफेयर मतलब किस टेरिटरी को कब जीतना है, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक ये एक्ट लेके आए। इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर। अब इन्होंने डिस्टिंग्विश किया, तो कॉमर्शियल अफेयर के लिए इन्होंने बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कॉमर्शियल डिसीजन लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की रेट्स है, कस्टम ड्यूटी है, टैक्सेशन है, जो भी है, ये सारी चीजें कौन देखेंगे? डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। प्लस में ये कॉमर्शियल अफेयर, बट क्रिएटेड न्यू बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक रूप से आपको कैसे फॉरवर्ड आगे बढ़ना है, इंडिया के अंदर आपको कैसे विक्ट्री हासिल करनी है। अलग अलग वॉर्स चल रही थी, मराठाओं के साथ अलग वॉर चल रही थी उस टाइम के अंदर, साउथ के अंदर सब्सिडरी अलायंसेस अलायंस सब चल, ये सब चीजों के लिए इन्होंने क्या पॉलिटिकल अफेयर डिपार्टमेंट बनाया, और इसका हेड किसको बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ये दो डिस्टिंग्विश इन्होंने इस टाइम पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं स्टेब्लिश द ड्यू डबल गवर्नमेंट। तो आपसे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या पूछेगा एग्जाम के अंदर? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में ये पूछेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस कौन से एक्ट के अंदर बनाए गए? ये इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। ड्यूअल गवर्नमेंट कब से स्टार्ट हुई? पिट्स इंडिया एक्ट से। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आगे देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? पॉलिटिकल अफेयर को देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेंगे? कॉमर्शियल अफेयर को देखेंगे। आज भी हम देखें तो कंपनी एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी एक्ट से ली गई है। अब आगे देखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे? ऑल ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री। तो सिविल और मिलिट्री जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे, ताकि हमें किसके साथ वॉर करनी है, किसके साथ अलायंसेस बनाने हैं, ताकि ब्रिटिश इंटरेस्ट इंडिया के अंदर हार्म नहीं हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। Thus the act was significant in the two reasons. दो सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? सबसे पहले ये रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंक्रीज करेंगे, और इन्होंने कह दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहलाएंगी अब से। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी। कंपनी के जितने भी अफेयर होंगे इसके ऊपर सुप्रीम जो पावर होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पर्पस इनका ये था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली रेगुलेट करके इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंटरेस्ट को और इंक्रीज करने, ब्रिटिश इंटरेस्ट के अनुसार इनको और टेरिटरी विन करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए। तो अब अपन इसके अंदर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे? सबसे पहले इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया है? इन्होंने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर को अलग कर दिया, मतलब वाणिज्य से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए अलग विभाग बना दिया, और पॉलिटिकल रूप से जितने भी काम होंगे उनके अलग। इनको बोर्ड ऑफ कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। पॉलिटिकल अफेयर कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टेब्लिश कर दिया। प्लस इन्होंने क्या किया? इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर बढ़ा दी, वो सारे के सारे ऑपरेशंस देखेंगे। इस टाइम तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहलाएंगे। प्लस इसके अंदर क्या? सुप्रीम कंट्रोल कंपनी के ऊपर किसका हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सेवनटीन 1886 के अंदर एक और एक्ट आएगा। 1786 के अंदर एक्ट आएगा, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर क्या? यहां इस टाइम तक आते आते लॉर्ड कॉर्नवालिस
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सजेशन देंगे। सजेशन क्या देंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर इंक्रीज की जाए, उनके ज्यूरिसडिक्शन को इंक्रीज किया जाए, ताकि कम ब्रिटिश इंटरेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए पावर। तो इसके अकॉर्डिंग चार्टर एक्ट आएगा आपका 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 के एक्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, फीचर्स क्या है, ओवरराइडिंग पावर दे दी इसको, गिवन टू द कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने क्या सजेशंस दिए थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को इंक्रीज की जाए, तो उन्होंने सारी ओवरराइडिंग पावर दे दी थी कॉर्नवालिस को ओवर हिज काउंसिल। जो काउंसिल के 4 मेंबर बनाए थे कौन से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, इनके ऊपर ओवरराइडिंग पावर किसको दे दी, इन्होंने दे दी कॉर्नवालिस को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ताकि डिसीजन फास्ट हो सके, कोई भी डिसेंट हो तो उसको ओवर रूल किया जा सके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1773 के अंदर एक टेंडेंसी स्टार्ट होगी जो 1833 तक कंटिन्यूअसली जाएगी। वो क्या है, पावर इंक्रीज करनी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी उसकी, और हाईएस्ट अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल किसका बढ़ाना, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन का। 1773 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे। 1793 तक आते आते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर और राइडिंग पावर आ जाएंगी, प्लस गवर्नर जनरल के पास पावर आ जाएंगी किसके ऊपर, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इसके ऊपर और इंक्रीज हो गई, कंट्रोल इसका और ज्यादा इंक्रीज हुआ। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। अब एक चीज और, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर तो इंक्रीज हो रही है, प्लस कंपनी की पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। कंपनी की, अब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने पूरे इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की अब ट्रेड मोनोपोली भी सिर्फ 20 ईयर्स तक ही लिमिटेड रही। इन्होंने कहा 20 साल तक आपकी ट्रेड मोनोपोली को इंक्रीज किया जाता है। उस 20 साल के बाद में ब्रिटेन से ही और भी कंपनियां आएंगी जो कि यहाँ पे बिजनेस करेंगी। तो कुल मिला के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कब तक इंक्रीज की गई, 20 साल तक। प्लस ओवरराइडिंग पावर किसको दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंट्रोल किसके ऊपर बढ़ा दिया, बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ एज नॉट द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। कमांडर इन चीफ was not to be a member। जो कमांडर इन चीफ है, जो मिलिट्री के डिसीजन लेने वाले हैं, तो उनको गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर मेंबरशिप नहीं, अनलेस ही इज सो अपॉइंटेड। यदि वो अपॉइंटेड जब तक नहीं किया जाता तब तक वो मेंबर नहीं होंगे। इट ले डाउन द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर द स्टाफ वर हैंसफोर्थ पे। अब इन्होंने एक चीज और बोली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, जो पॉलिटिकल अफेयर को रेगुलेट करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी पेड आउट होंगी वो कहां से पेड आउट होंगी, वो सब की सब इंडियन रेवेन्यू से पे होंगी। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इंटरेस्ट के लिए किसके लिए काम करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। और उनकी सैलरी कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दी जाएगी। इंडिया के अंदर जो भी रेवेन्यू आएगा उससे दी जाएगी, वहां से कोई सैलरी नहीं मिल रही। इसी के अपोजिट के अंदर इन्हीं चीजों को देखते हुए दादा भाई नारोजी की एक बुक थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर कहा था जो जितने भी सैलरीज हैं ये सब के सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सचेकर से आना चाहिए, उनके रेवेन्यू से आनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू से नहीं जानी चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके अंदर क्या रेगुलेट करने लगेगी कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको, कंपनी को उन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर बढ़ा दी किसके ऊपर, जो सबऑर्डिनेट्स थे मद्रास और बॉम्बे के ऊपर। फिर और कंट्रोल बढ़ा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिए। अब देखेंगे रेगुलेट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर एक और एक्ट आता है। 1813 के अंदर एक और एक्ट आता है। इसके अंदर क्या था, इट अबोलिश्ड 20 ईयर के बाद अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। पहले एक्ट आया था, उसके अंदर कहा था ट्रेड मोनोपोली कंपनी की 20 साल तक ही रहेगी। अब इससे आगे एक्ट आया, उसने बोला कि ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की है इन इंडिया वाज थ्रोन ओपन। अब ये ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब यहाँ पे ब्रिटेन से और भी कंपनियां आएंगी, 10 कंपनी 20 कंपनी आएंगी जो कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली अभी भी कंटिन्यू थी। कौन से 2 सेक्टर ऐसे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यू ओवर द टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी 2 ट्रेड्स थे, ट्रेड और टी से रिलेटेड, जो भी चाइना के साथ हो रहा था। इन चीजों के अंदर अभी भी मोनोपोली थी और सारी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हुई। तो हम ये देखेंगे, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे रेगुलेट करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर रहा है, प्लस अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। सेकंड क्या है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी। कंपनी की टेरिटरी जितनी भी है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर सोवरेन कौन होगा, ब्रिटिश क्राउन। सोवरेन मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी होगी, अल्टीमेटली रूलिंग किसकी चलेगी, वो ब्रिटिश क्राउन की। तो ये एक मैंने आपको कहा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 स्टार्टिंग है किसको, रेगुलेट करने की। अब यहां तक आते इन्होंने कंप्लीट रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, कंप्लीटली इन्होंने अपने हैंड में ले लिए सारी पावर। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म, इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को एनलाइटन करने के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया, कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। अब ये क्या है, ये क्या है, इन्होंने अब इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन एक थ्योरी दी थी। व्हाइट मैन बर्डन क्या है, जो ज्यादा सिविलाइज्ड है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कम सिविलाइज्ड लोगों को उनको अवेयर करने की। इस मिशन को देखते हुए इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज, जबकि ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे उस टाइम पे, इनका मेन फोकस रहता था कन्वर्जन का, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने का, ब्रिटिश इंटरेस्ट को के लिए काम करने का। तो हमने देखा चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर क्या हुआ, कंपनी ट्रेड मोनोपोली एंड हो गई। लेकिन कौन से 2 एक्सेप्शन थे, टी एंड ट्रेड विद चाइना। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या था, कंपनी टेरिटरी इंडिया के अंदर क्या होंगी, अब सोवरेन इसके ऊपर सोवरेन कौन होगा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। तीसरा क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने अलाउ कर दिया इंडिया के अंदर प्रोपोगेट करने के लिए, रिलीजन को अवेयरनेस फैलाने के लिए जो भी एक्टिविटी है करें। इन्होंने क्या अलाउ कर दिया, इन्होंने स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के पीछे इनका मेन रीजन क्या था, यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करने का पीछे इनका रीजन ये था कि ये चाहते थे सबऑर्डिनेट्स जो क्लर्क हो वो उनके इंटरेस्ट के अनुसार काम करें। और उनका इंटरेस्ट कब सर होगा, जब वो उनकी लैंग्वेज बोलेंगे, उनके कल्चर को सीखेंगे, उनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे, उनकी फिलोसफीज को पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे कारण यही था कि आप इंडिया के अंदर, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया के अंदर हमारी एजुकेशन, हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी, हमारी लैंग्वेज को प्रोपोगेट करो, ताकि इंडिया के अंदर हमें चीप तो लेबर मिल जाए हमारे क्लरिकल स्टाफ के लिए, प्लस वो लोग हमेशा एस्पायर करें हमारे जैसा बनने के लिए, तो हमारे लिए एक अच्छा मार्केट भी डेवलप हो जाए, हमारी कंपनियों के प्रोडक्ट भी बिकने लग जाएं। पांचवा पॉइंट क्या है, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज द टैक्सेशन। अब ये क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया को पावर दे दी इन्होंने, किसके लिए, टैक्सेशन के लिए। इस टाइम तक आते आते इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के पीछे ये था कि इंडिया के अंदर जब फ्रीडम स्ट्रगल की बातें होने लग गई, लोग इंडिया के अंदर अवेयर होने लग गए, मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया के अंदर अवेयरनेस आ गई, लोग वेस्टर्न एजुकेटेड हो गए, तो वो लोग डिमांड करने लगे कि हम इंडियंस ही इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये फॉरेनर है। तो इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे डिविजन्स थे, जो छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट बना दी और उनके अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया और इनको पावर दे दी टैक्सेशन ऑन द पर्सन, ताकि टैक्सेशन कोई लगा नहीं पाएगा तो इनको ऐसे लगेगा कि हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, या फिर इनका थोड़ा पार्टिसिपेशन बन जाएगा। दे कुड आल्सो पनिश द पर्संस ऑफ द नॉट पेइंग टैक्स। तो लोकल गवर्नमेंट तो इन्होंने पावर क्या दे दी, टैक्सेशन की। टैक्सेशन की पावर लोकल गवर्नमेंट को देने के पीछे एक रीजन ये भी था, उस टाइम पे लोग डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, यहाँ पे लोगों को पावर नहीं दे रही, लोगों को राइट्स नहीं दे रही, लोगों को डेवलपमेंट नहीं कर रही। तो इन्होंने कहा कि आप लोग आइए कॉर्पोरेशन के अंदर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप आइए, जो छोटे छोटे पंचायतें हैं, अर्बन लोकल बॉडीज उनके अंदर आइए। कलकत्ता कॉर्पोरेशन बन चुका था,
के अंदर आके आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए और टैक्सेस लगाइए। ठीक है, ये आ गया रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट 1813। इसके आगे है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर क्या ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी? बिल्कुल, ये ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। ट्रेड मोनोपोली, दो एक्सेप्शंस क्या थे इसको? टी और ट्रेड विद चाइना। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसने क्या कहा था? सोवरेन अथॉरिटी कौन होगा? ब्रिटिश टेरिटरीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज के ऊपर सोवरेन अथॉरिटी किसके? ब्रिटिश क्राउन की होगी। थर्ड पॉइंट इसके क्या है? क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको प्रोपोगेट करने के लिए, रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट का वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने अलाउ कर दिया। पांचवा पॉइंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर दे दी टैक्सेशन लगाने की। ये एक छोटा सा एक्ट था। अब 1833, अब एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट करेगी इंडिया के अफेयर्स को रेगुलेट करना, और सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे वैसे वैसे पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ की जो प्रेसिडेंसीज होंगी, जो भी बॉम्बे, मद्रास, इन सब की पावर कम होगी, और एक सोवरेन अथॉरिटी यहाँ पे बैठाने लग जाएंगे। सोवरेन एक पावर बना देंगे जिसके जो सारे के सारे इंडिया को रेगुलेट करेगा। अब ये टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाएंगी 1833 के एक्ट के अंदर। 1833 के अंदर एक्ट के अंदर ये सारी पावर एक ही अथॉरिटी को दे देंगे इंडिया के अंदर, और वो कौन होगा? वो अथॉरिटी होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसको क्या बोलेंगे? फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे इन्होंने सेंट्रलाइजेशन का, एकीकरण करने का, सेंट्रलाइजेशन पावर का सबसे हाईएस्ट लेवल दिखा दिया था। जैसे इसके फीचर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा, इन्होंने कहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? इसके पीछे ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था उस टाइम पे जिस टाइम पे इनका रूल सिर्फ बंगाल के ऊपर था, क्योंकि 1764 तक इनके पास सिर्फ और सिर्फ बंगाल ही था। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बैटल ऑफ बक्सर तक इनके पास क्या था? बंगाल ही था। लेकिन अब कौन सा ईयर आ गया? 1833। 1833 तक आते आते इन्होंने बंगाल को जीत लिया, इन्होंने महाराष्ट्र को जीत लिया, मराठा एम्पायर खत्म कर दिया इन्होंने। 1833 तक आते आते इन्होंने किया हैदराबाद, मैसूरू, सारे इंडिया के अंदर, सदर्न इंडिया प्लस नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इन्होंने अपना एक पावर को स्टेब्लिश कर चुके थे। तो पावर, इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए इनको एक सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए थी यहाँ पे, जिसकी पावर इंक्रीज की जा सके, जो यहाँ के सारे अफेयर को मैनेज कर सके। तो इसके लिए क्या लेके आए थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर पूरे इंडिया तक फैल चुका था। इस सारे को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक अथॉरिटी बनाएंगे। तो 1833 के एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1833 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहले बंगाल तक लिमिटेड थे तो बंगाल था, अब इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर क्या होंगी? कंप्लीट पावर, सिविल पावर, मिलिट्री पावर ओवर द ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या? ऑल सिविल पावर, रेवेन्यू से, मैटर से रिलेटेड, प्लस मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन से, वॉर से रिलेटेड सारी पावर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी और एंटायर टेरिटोरियल, इसके पास और सारे एरिया, ब्रिटिश इंडिया के पास जितने भी टेरिटरी है वो सारी टेरिटरी के ऊपर एक ही इंसान, एक ही अथॉरिटी का रूल होगा। सिविल मैटर हो चाहे मिलिट्री मैटर, वो कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। अब आगे बढ़ते हैं। इट डिप्राइव्ड
अब मैंने बोला कि सेंट्रलाइजेशन का पीक हमें देखने को मिलेगा इस एक्ट के अंदर। सेंट्रलाइजेशन का पीक कैसे देखेंगे? सेंट्रलाइजेशन का पीक देखने के लिए हम देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट्स थे बॉम्बे और मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, इस एक्ट ने क्या किया, पहले बंगाल अपना अलग एक्ट बनाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी अपने अलग एक्ट बनाती थी, वहां पे लेजिस्लेचर काम होता था, प्लस महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हो गए, ये सब अपने अलग अलग लेजिस्लेटिव वर्क करते। इस एक्ट ने क्या किया, इन सभी का लेजिस्लेट इनके ऊपर भी कंट्रोल किसका दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसने कहा डिप्राइव द बॉम्बे और मद्रास को डिप्राइव किसी कर दिया, लेजिस्लेटिव, आप कोई लॉ नहीं बना सकते। अब कौन बनाएगा लॉ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the exclusive legislative power for the entire British India। पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर लॉ बनाने की लेजिस्लेटिव पावर सारी किसको दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड द रेगुलेशन। अब आएंगे सारे एक्ट आएंगे, पहले तो रेगुलेट चल रहा था, अब आ रहा है एक्ट सारे, क्योंकि लॉ मेकिंग सारी पावर किसको दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन आए 1833 के एक्ट के अंदर। इन्होंने क्या बोला? 1833 के एक्ट के अंदर इन्होंने दो स्टेप लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेगा? विलियम बेंटिक बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है कि लेजिस्लेटिव पावर किसके पास रहेंगे? लेजिस्लेटिव सारी पावर किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। हाईएस्ट सेंट्रलाइजेशन अब आ चुका है। अब इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कॉमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज थी किससे रिलेटेड? ईस्ट इंडिया कंपनी अब कॉमर्शियल बॉडी नहीं। ended the activity of East India Company as a commercial body which become purely administrative body. It provides the company's territory in India held in the trust of His Majesty and अब कंपनी के पास जितनी भी टेरिटरी थी वो सारी की सारी टेरिटरी चलेगी, किसको ट्रांसफर होगी? हिज मैजेस्टी को, ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक कॉमर्शियल बॉडी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का काम करेगी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं देखना, आपको मिलिट्री पावर नहीं देखना। ये सब कौन देखा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। 1833 का एक्ट। चार्टर ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, आज की डेट के अंदर हम देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम उस टाइम तक 1833 तक आते 1833 तक आते आते ओपन कंपटीशन नहीं था। इसके अंदर लिमिटेड लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। इसका एग्जाम ब्रिटेन के अंदर, यूरोप में हुआ करता था। उसके अंदर लैंग्वेजेस लैटिन, जर्मन, ये सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस आया करती थी। ठीक है, तब तक कोई इंडियंस को अलाउ नहीं था ओपन कंपटीशन के लिए सिलेक्शन, वहां जाके एग्जाम देने की हर किसी के पास सिस्टम नहीं था। तो अटेम्प्टेड टू इन्होंने अटेम्प्ट किया 1833 के अंदर कि एक ओपन कंपटीशन एग्जाम कराएंगे। आज के जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होते, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, सीजीएल का, एसएससी का, इसकी तरह इन्होंने ओपन कंपटीशन एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रोवाइड फॉर नेगेटेड आफ्टर द अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इस चीज का अपोज किसने किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट पेइंग, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब हुआ करती थी वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर सब लोग, यूरोप के, इंग्लैंड के सब लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। यदि ओपन कंपटीशन हो जाता तो इंडियंस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते। तो ये ल्यूक्रेटिव पोस्ट, स्ट्रेटेजिक पोस्ट, ये सारी की सारी क्या, ये भी हो सकता था इंडियंस ही इसके अंदर सिलेक्ट होने लग जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग प्लस ब्रिटेन के लोग ये नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हमारा चला जाए। तो इन्होंने इसका अपोज किया, जिसके बाद में ये लागू नहीं हो पाया। अब 1833 के एक्ट को हम रिवाइज करते हैं। 1833 के एक्ट के अंदर सबसे पहले क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या पावर दे दी? लेजिस्लेटिव पावर किसके ऊपर दे दी? एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर, बॉम्बे के ऊपर और इसके ऊपर मद्रास के ऊपर दे दी। फिर इसको क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बॉडी बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी इन्होंने एक्वायर की थी वॉर करके, अलग अलग वॉर करके, वो सब की सब किसको ट्रांसफर हो गई? ब्रिटिश क्राउन के पास और उनके
जो भी ब्रिटिश क्राउन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको, उनके हेयर्स और उनके सक्सेसर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द उनकी इंटरनल अपोजिशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से इनको ये विड्रॉ करना पड़ा ये रूल। अगला एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है लास्ट एक्ट इन द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की सीरीज के अंदर सबसे लास्ट एक्ट है। क्यों लास्ट एक्ट है? इसके बाद में क्या ऐसा होने वाला है? यदि हम हिस्ट्री देखें, मॉडर्न हिस्ट्री में 1858 के अंदर एक वॉर, 1857 के अंदर वॉर हो गई, सिपाही म्यूटिनी हो गई। 1857 के अंदर क्या? सिपाही म्यूटिनी हो गई। सिपाही म्यूटिनी हो गई, 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिशर्स को सेटबैक लगेगा तो वो एक अलग तरीके से ब्रिटिश क्राउन के पास सारी की सारी पावर ट्रांसफर हो जाएगी। ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट करने लग जाएगा अफेयर को। तो ये आखिरी एक्ट है किसके लिए? बिफोर 1857 की म्यूटिनी से। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? लास्ट इन द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का आखिरी एक्ट है। इट वाज फीचर क्या है इसके एक्ट के? इस एक्ट के फीचर्स देखते हैं हम। इट सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसने पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया। अब हम समझेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाना। लॉ बनाने की जो प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी प्रोसीजर है, जो लॉ बनाने का काम है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? लॉ बनाने को इंप्लीमेंट करना। लॉ को इंप्लीमेंट करने का जिसका काम है वो है एग्जीक्यूटिव। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं आज की डेट में, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जितने पार्लियामेंट के अंदर मेंबर होते हैं वो सब लेजिस्लेचर। तो पहली बार इंडिया के अंदर इन वर्क को डिवीजन किसने किया? लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट कब किए? इन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट प्रोवाइडेड एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर। तो पहली बार इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कौन से एक्ट के अंदर आया था? वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 के एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग किए गए प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग। आप लॉ बनाने का काम अलग लोगों को दिया गया प्लस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम अलग लोगों को दिया। एडिशन ऑफ 6 नए मेंबर आए किसके अंदर? कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल। जो भी काउंसिल है उसके अंदर 6 नए मेंबर आए और उनका काम क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे, लेज लॉ बनाने का काम था। इट एस्टेब्लिश द सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी इंडिया के अंदर जिसका काम है लॉ बनाने का। और यही लेजिस्लेटिव काउंसिल धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज के डेट के अंदर लॉ बनाने का काम किसके है? पार्लियामेंट के पास। विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसको क्या कहा गया? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये सेंटर के अंदर लॉ बनाएगी। जैसे आज की डेट के अंदर पार्लियामेंट है वैसे उस टाइम की इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये बन गई। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज द मिनी पार्लियामेंट। मैंने बताया आपको लेजिस्लेशन बनाने का काम आज की डेट में पार्लियामेंट के पास है और ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। The legislation for the first time was treated as separate function, special function of the government and the requiring special machinery। पहली बार इस टाइम तक आते आते इंडिया की टेरिटरी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने अलग से लेजिस्लेटिव फंक्शन बनाए, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसलर को इन्होंने इन्वॉल्व करने लगे। 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसलर आए। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्पेशल फंक्शन यही हुआ कि आपको लॉ ही बनाना है। तो ये एक बार से मिनी पार्लियामेंट स्टेब्लिश हो गई और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम एंड में क्या देखेंगे? पार्लियामेंट बनेगी हमारी। ठीक है। अब ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। अब जो 1833 के एक्ट के अंदर जो लेके आए थे क्या? ओपन कंपटीशन, लेकिन अपोज किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया था। अब उसको 1853 के अंदर लाके लागू कर दिया गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है।
कोऑर्डिनेटेड सिविल पोस्ट जो होती है प्रेस्टिजियस आईएएस आईपीएस आईसीएस वाले, थ्रो ओपन टू द इंडियंस, इनको ओपन कर दिया। अब कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिया के अंदर एग्जाम होने लग गया। मैकाले कमेटी, द कमिटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड, मैकाले कमेटी की रिकमेंडेशन आएंगी फिर थोड़ी देर बाद। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउ इट टू पोजेस, इन्होंने क्या किया, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन इन इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि कोई भी टेरिटरी है वो किसके नाम पे होगी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे होगी इंडिया के अंदर। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन, इन्होंने पहली बार लोकल लोगों, लोकल लोग मतलब नेटिव्स, नेटिव्स मतलब इंडियंस का लोकल रिप्रेजेंटेशन, द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल of the 6 new legislative member of the Governor General Council, 4 member were appointed by the local provincial government Madras। तो इन लोगों ने अब लोकल प्रोविंस से लोगों को अपॉइंट करने लग गए, किसके लिए, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबरशिप देने लग गए ताकि और इंक्लूसिव लोग बन सके। तो अब हम देखेंगे कंपनी रूल के अंदर हमने क्या क्या देखा अभी तक, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर कौन आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर आएंगे, ट्रेडिंग राइट लेके आएंगे, ट्रेडिंग राइट लेके आएंगे। फिर बाद में इनके ये 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होगा, फिर 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होगा। उसके बाद में इनका कंट्रोल आने लग जाएगा बंगाल के ऊपर, बंगाल के ऊपर कंट्रोल आएगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको रेगुलेट करने लग जाएगी। रेगुलेट करने की स्टार्टिंग का पहला एक्ट आएगा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या आएगा, रेगुलेट करेंगे सबसे पहले बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करने के लिए पहला स्टेप था। इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखेंगे। इसके अंदर मेन फीचर क्या थे, मेन फीचर ये थे गवर्नर ऑफ बंगाल को कह दिया था ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, फिर लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे, पहली बार था, ठीक है। दूसरा क्या है, गवर्नर और बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट इसके बना दिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बना दिए, ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट थे। तीसरा इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कहां पे होगा, कलकत्ता के अंदर। चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या है, प्रोहिबिट कर दिया, सर्वेंट जो कंपनी के थे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई ब्राइबरी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, प्राइवेट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। पांचवा पॉइंट क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दी, स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश क्राउन को। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट अगला देखेंगे, क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम इसका। अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या, 1781 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट का एक ही पर्पस था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी थी पहले वो सारी की सारी पावर उन्होंने गवर्नर जनरल को उसके रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। गवर्नमेंट जो सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी का उनको अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कैसे रूल करेगा, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के ऊपर पर्सनल लॉ, हिंदू कोड एक्ट के अनुसार काम करेगा, और मोहम्मदन के ऊपर मोहम्मदन लोग जो पर्सनल लॉ के अनुसार काम करेगा, ठीक है। रेवेन्यू मैटर्स को ज्यूरिसडिक्शन से अलग कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता के ऊपर पर्सनल लॉज को ये अपन ने कवर कर लिया। अपील कहां पे जाएगी, प्रोविंशियल कोर्ट की गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट ने सबसे बड़ा काम किया, डिस्टिंग्विश कर दिया कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन कौन देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, पॉलिटिकल फंक्शन कौन देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। तो इसने ड्यूल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की थी। तो ड्यूल गवर्नमेंट कौन से एक्ट के अंदर आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारे सिविल और मिलिट्री अफेयर देखेंगे। 2 रीजन्स, ब्रिटिश पोजीशन इंडिया के अंदर सारा का सारा क्या होगा, कंपनी की टेरिटरी सारी की सारी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहलाएगी, ठीक है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, कॉर्नवालिस के आने के बाद 1793 का एक्ट आएगा। 1793 के एक्ट के अंदर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सारी ओवरराइडिंग पावर दे दी जाएंगी, ठीक है। ओवरराइडिंग पावर किसके ऊपर, काउंसिल के ऊपर। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी किसके ऊपर, प्रेसिडेंसी कौन सी, मद्रास और बॉम्बे के ऊपर। एक्सटेंडेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली
कितने साल के लिए? 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। फिर अगले एक्ट के अंदर क्या है, 20 साल के बाद में इसकी मोनोपोली खत्म कर देंगे, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे कहां से किया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के एक्ट के अंदर क्या आएगा? ट्रेड मोनोपोली सारी की सारी किसकी खत्म हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 ट्रेड मोनोपोली बचेंगे बस, टी और ट्रेड विद चाइना। ये हुआ 1813 के अंदर। इसके अंदर सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास चला गया? हर चीज का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश क्राउन के पास। अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को अलाउ कर दिया, लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेशन की पावर दे दी। 1833 का एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इस एक्ट के अंदर आ गया था। इसके अंदर क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को अबोलिश कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया उसको। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बनेंगे। विलियम बेंटिक के पास सारी मिलिट्री पावर, सिविल पावर, सबके ऊपर ओवरराइडिंग पावर आएगी, प्लस लेजिस्लेटिव पावर भी इन्होंने किसको दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। किसकी? मद्रास की और बॉम्बे की। ठीक है, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब आते आते सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बॉडी रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारे पोजीशन ब्रिटिश मैजेस्टी के, ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। ओपन कंपटीशन का प्रपोजल आएगा 1833 के एक्ट के अंदर, लेंगे लागू नहीं हो पाएगा। वो ओपन कंपटीशन का एक्ट कब लागू होगा? 1853 के अंदर आएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश क्राउन रूल, कंपनी रूल का सबसे लास्ट एक्ट है और क्राउन रूल से पहले का एक्ट है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन पहली बार अलग कौन से एक्ट में हुए? 1853 के एक्ट के अंदर। इसने अंदर पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग किया, जो कि आज भी हम देखते हैं। आज लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग है और क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होते हैं। तो ये यहीं से आया। मिनी पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, 6 मेंबर अलग से इन्होंने अपॉइंट किए, किस लिए? लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए। मिनी पार्लियामेंट, स्पेशल फंक्शन, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट। एक्सटेंडेड कंपनी का पोजीशन किसके पास रहेगा? सारा का सारा ब्रिटिश क्राउन के पास। लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन सेंट्रल सिविल लेजिस्लेचर के अंदर क्या है? लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गए। तो अभी तक हमने क्या देखा? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवोल्व कैसे हुआ, कौन कौन से एक्ट्स थे जिनसे हमने इनपुट लेके एंड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके अंदर हमने ब्रिटिश एरा को पढ़ा। ब्रिटिश एरा के अंदर हमने पहला वाला जो पार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब तक रूल फिनिश नहीं होता तब तक का हमने पढ़ा कंपनी रूल। कंपनी रूल के अंदर 1773 का एक्ट पढ़ा, फिर हमने फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, 1813 का एक्ट पढ़ा, 1833 का एक्ट पढ़ा और 1853। इन सभी से हमने कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ लिए होंगे, रूल्स लिए होंगे, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और अब इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्राउन रूल को पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।